दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 4 22-26 के जितने छात्र हैं, मेजर पेपर की बात करें तो इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 8 की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है 29 जनवरी 2025 में आप सभी को इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 7 का एग्जाम है। उसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना क्या, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है मेजर पेपर 8 में। इसके अगर हिंदी हम देखें तो सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे के अंदर जितने सारे टॉपिक्स हैं या बिंदुएं हैं उनके बारे में आप सभी को एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जितने भी प्रश्न बनते इनके ही अंदर बनेंगे। तो उसके अंतर्गत अभी हम बात करें तो प्रश्न तीसरा को हमने तैयार किया है। अगर अभी तक 1-2 आप नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके पूरी तरह से प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा की बात करें अगर हम तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। किस प्रकार से सामाजिक लाभ हमें मिलती है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस प्रकार से हमें समाज द्वारा मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करना है, तो उसका सिद्धांत करना है, उसके मेन पॉइंट क्या होते हैं। एक्सप्लेन ऑफ द प्रिंसिपल इसलिए बोला गया, द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से देखेंगे, आखिर अपने भाषा में देखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, और हम बीच बीच में आप सभी को ये भी समझाएंगे कि आप अपने भाषा में किस प्रकार से ये प्रश्न को एग्जाम में लिख सकते हैं। 29 जनवरी 2025 में आप सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 8 का परीक्षा होने वाला है। पहला शिफ्ट हो या दूसरा शिफ्ट है, आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार देख लेना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे, प्रश्न को स्टार्ट करते हुए हम बताना चाहेंगे, कुछ समय पूर्व लोगों को यह विश्वास था कि शून्य सरकार जिसको बोला जाता है जीरो गवर्नमेंट ही सबसे अच्छी है। जब हम पहले देखते थे, बहुत पहले तो देखते थे जो कम रकम ले रहा है, कम आय ले रहा है, तो वो सबसे बेस्ट सरकार है। बट हाँ, दूसरे शब्दों में वही सरकार अध्र मानी जाती थी जो कम से कम लागत लगाती थी। मतलब कि सरकार बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, कर दर लगा रहा है, कम इनकम लगा रहा है, कम गैस का पैसा ले रहा है, कम चावल का पैसा ले रहा है, एवरी चीज़ में, हर चीज़ में कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जेबीसी ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त की वही योजना सबसे उपयुक्त है जिसमें न्यूनतम व्यय किया जाता था। जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री, ये सारी चीज़ें फ्री है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी सरकार कहलाएगी। बट और सब कारों में वही सबसे अच्छा है जिसकी मात्रा सबसे कम है। लोगों कहा करते थे प्रत्येक कर एक अभिशाप है, लेकिन लोग कहते थे कि जितना एहसान कर रहा है उतना बेईमान भी होगा, ठीक है ना। वही चीज़ कहा गया अभिशाप है। लोगों ऐसा सोच करते थे कि सरकार को कर के रूप में जो पैसा दिए जाते हैं उनका व्यवहार अच्छे कर्मों में नहीं होता है। मतलब जीरो ले रहा है तो जीरो पैसा कर रहा है, तो कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, उनसे समाज के व्यक्तियों में कोई ठोस लाभ नहीं होता था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार पुरानी विचारधारा से बिल्कुल विविध रहा। सरकार ने सभी का कर अभिशाप है और ना सभी व्यय अनुपात है, ठीक है। इसके बाद बोला जाता है, देखिएगा ध्यान से, यदि शराब तथा अन्य मादक पदार्थ पर कर लगाकर उनकी बिक्री तथा उपभोग कम कर दिया जाए तो अब इस प्रकार के कर से बहुत ज़्यादा सामाजिक कल्याण होता है। देखिए अगर हम खराब चीज़ों पे, शराब हो गया, पदार्थ हो गया, नशीले पदार्थ पे अगर हम कर लगाते हैं और उसको वसूलते हैं तो सामाजिक कल्याण में उसका पैसा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यदि भ्रा आक्रमण से देश की रक्षा के लिए सरकार व्यय करती है तो उस अनुपादक नहीं कहा जा सकता, अतः यह कहा जा सकता है सब कर तथा सब प्रकार के सार्वजनिक व्यय बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। आज की आर्थिक सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक हस्तक्षेप आजकल सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने से राज्य के खर्च भी काफ़ी हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता है। वर्तमान समय में हमारा आदर्श कल्याणकारी राज्य का इसलिए हमारे आय और व्यय दोनों ही बड़ी मात्रा में होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किस सदब में आधार पर सरकार सामाजिक कल्याण के कार्यों पर खर्च करते हैं। वास्तव में राजकीय अर्थशास्त्र का सही सिद्धांत यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति इस प्रकार से करविनती करने
करनी चाहिए कि उससे समाज को अधिकतम लाभ हो। अपनी पुस्तक डाल्टन ने कहा है, यदि सार्वजनिक वित्त को अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान के एक भाग के रूप में रहना है, मात्र धन नहीं कमाना है, तो इसकी जड़ तक अधिकतम सामाजिक लाभ की सिद्धांत का रहना आवश्यक है। डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की प्रतिबद्ध करते हुए कहा, राष्ट्र की सर्वप्रथम स्वस्थता की कलयुगी जो अपनी क्रियाओं के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करती है। इस सिद्धांत का जोर सामाजिक लाभ को अधिकतम बनाने पर है, ना कि सभी लोगों का व्यक्तिगत लाभ पर। यदि सरकार के किसी कार्य से या कर लेने से कुछ व्यक्तियों को नुकसान हो परंतु संपूर्ण समाज का कल्याण हो, तो वह राष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार न्यायोचित माना जाता है। उसके बाद आपको लिखना क्या देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि सरकार अपने वित्तीय कार्यों मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ द्वारा देश के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। एक और तो सरकार कुछ वर्गों पर कर लगाती है और दूसरी ओर उन्हीं करों से प्राप्त होने वाले आय को कुछ अन्य वर्गों के व्यय करती है। कर रोपण से कुछ अनुपयोगिता की दृष्टि से सृष्टि होता है तथा करों से प्राप्त रकम के व्यय के कुछ उपयोगिताओं की सृष्टि होती है। राजस्व के सिद्धांत के अनुसार सरकार इस प्रकार कर लेते हैं तथा उस व्यय की कर के अनुपयोगिताओं के ऊपर उपयोगिताओं की मात्रा अधिकतम हो। मेहत एवं अग्रवाल के अनुसार आधुनिक सरकारें पर्याय धनी वर्गों पर ऊंचा लगाती है और उस पर प्राप्त होने वाली आय निर्धन वर्गों पर व्यय की जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया में अमीरों को कुछ कष्ट होता है किंतु गरीबों की आशाएं ही लाभ होता है। धन वर्गों के यहाँ से देखिएगा, धन वर्गों पर रोपण के कारण उनकी कर शक्ति में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उनकी सीमितता आयोजित बढ़ती है। दूसरी ओर जब उन करों से प्राप्त आय गरीबों की सुविधा प्रदान करने में खर्च की जाती है तब उन सभी उपयुक्तताओं मिलती है, किंतु जब यह आय अधिक मात्रा में गरीब पर खर्च हो जाती है तब इससे उनकी सीमित उपयुक्तता घटना शुरू हो जाती है। डॉक्टर डॉलंट के अनुसार यह प्रक्रिया सरकार द्वारा उस समय तक प्रचलित रखी जानी चाहिए जब तक अमीरों की बढ़ती हुई सीमित उपयुक्तताओं गरीबों की घटती हुई सीमित उपयुक्तता के बराबर नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को कर लगाकर अपनी क्रियाएं उस सीमा तक बढ़ाना चाहिए जहां पर कर मात्रा के वृद्धि होने से समाज को प्राप्त होने वाली उपयुक्तताओं के बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद जब तक किसी कर से प्राप्त रकम के व्यय से प्राप्त होने वाले लाभ उसके सामाजिक त्याग से अधिक हो तब तक सरकार को अपनी आय व्यय की मात्रा बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे सामाजिक सेवाओं की मात्रा वृद्धि होगी उपयुक्तता हस्त नियम के अनुसार उनकी सामाजिक उपयुक्तताओं घटती जाएगी। इसके विपरीत जैसे जैसे लोग अधिक कर देते जाएंगे उनकी क्रय शक्ति कम होती जाएगी और मुद्रा सहमति की उपयुक्तता की वृद्धि के कारण सामाजिक त्याग बढ़ता जाएगा। एतद में सीमा ऐसी जाएगी कि अब समाज के लिए आंतरिक कर त्याग उसके व्यय के प्राप्त होने वाले अतिरिक्त सामाजिक लाभ के बराबर होगा। आय और व्यय की यही मात्रा आदर्श होगी। इस सीमा से अधिक कर लगाने तथा उस व्यय करने से समाज का त्याग से मिलने वाली लाभ से अधिक होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप सभी को पढ़ना लाभ अधिकतम हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि अधिकतम सामाजिक लाभ की कसौटियाँ टेस्ट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डेल्टन महोदय के अधिकतम सामाजिक लाभ के 3 कसौटियाँ बताई गई। आपको 3 एग्जाम्पल दे देना, उसके बाद आपको आंसर खत्म कर देना। देखिएगा, पहला आपको क्या देना है, ब्रह्म का आक्रमण के राष्ट्र की रक्षा की और आंतरिक शक्ति जब तक देश के अंदर अमन चैन नहीं रहेगा, बाहरी आक्रमण ना रहेगी, तब तक समाज के लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए
इसलिए उन कार्यों के लिए मिलिट्री सेवाओं तथा मजिस्ट्रेट्स आदि सरकारी व्यय आवश्यक है। अतः इस देश की सरकार आंतरिक शांति और दूर जाती है और इसकी ब्रह आक्रमण से रक्षा करती है। वह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का पालन करती है। उत्पादन का विकास सरकार के लिए उन मदों पर व्यय करना अनिवार्य है जिनके द्वारा देश के उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादन अधिकतम मात्रा में होने पर नागरिकों को सस्ती और अच्छी चीज़ें उपभोग के लिए उपलब्ध होगी। उत्पादन के विकास के लिए बातें तो आवश्यक है। प्रथम, देश में पूंजी निर्माण अधिक हो और द्वितीय, देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। अतः इस समाज में सरकार वाय द्वारा उत्पादन विकास हो रहा है। समाज समझ जाएगा कि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ का पालन नीति का फलन कर रही है। तीसरा में आपको लिखना क्या, तीसरा में आप सभी को लिखना है वितरण में सुधार। वितरण में सुधार में अभिप्राय आर्थिक विषमता का निराकरण करने से यह आज धनी और गरीबी के बीच गहराई खाई है। यदि सरकार समाज के संपत्ति तथा आय की समानता दूर करने में असफल होती है तो सार्वजनिक अर्थनीति को सफल करना चाहिए। यदि सरकार के प्रयासों का प्रभाव स्वस्थ एवं हितकारी सिद्ध होता है तो ये प्रयास अभिनंदनीय कहा जा सकता। इसके लिए आंतरिक सामाजिक लाभ की अन्य कसौटियाँ भी बताई जाती है। सिंचाई का प्रबंध, चौथा में आपको लिखना है सिंचाई का प्रबंध। ठीक है, सरकार द्वारा सिंचाई की जब पूर्ण व्यवस्था हो तो अच्छी फसल होगी। इससे लोगों को भरपेट भोजन मिल सकेगा। इससे सामाजिक लाभ में वृद्धि होगी। शिक्षा का व्यवस्था, जिस समाज में शिक्षा का पर्याप्त व्यवस्था होगी उसका विकास भी तीव्र गति से हो सकेगा। जो सरकार लोग के शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है वह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, उसके बाद छठा में आपको लिखना लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको आंसर खत्म कर देना है। क्या लिखना है, शिक्षा संबंधित व्यवस्था सरकार को उन कार्यों तथा सेवा पर आवश्यक खर्च करना चाहिए जिनके द्वारा जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति हो। जिस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था है उस अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि सरकार के वित्तीय क्रियाओं से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति होता है तो उस सामाजिक लाभ भी अधिकतम होगा। इसके अंतरिक्ष सामाजिक लाभ का अनुमान लगाते समय भविष्य पर भी समुचित ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि राजअधिकारी भविष्य पकल कला के भी ट्रस्टी होते हैं। व्यक्ति मर जाता है किंतु समाज स्वस्थ और अमर है। अतः राजअधिकारियों का वर्तमान काल में काम लाभ अपेक्षा भविष्य के अधिक लाभ की योजनाएं करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने समझा क्या हमारे प्रश्न के अनुसार कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत किस प्रकार से है। तो आपको इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 8 में आप सभी को फाइनेंशियल और इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ कारणवश अगर कुछ गलतियां होती है तो हमें माफ़ करें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार कल एग्जाम है आप सभी को, तो इसलिए लगातार अपडेट की जा रही है ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ मटेरियल आप सभी तक पहुंच सके, ताकि एग्जाम में आप सभी की एक अच्छी संख्या में नंबर आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।